हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए बेटा एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रकाश का अपवर्तन। और वो अपवर्तन में जो टॉपिक सूत्र निर्मित करेंगे हम, वो है गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और गोली पृष्ठ आप जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। तो सबसे पहले हम अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र देखेंगे, फिर उसके बाद हम उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र देखेंगे। आप जानते हैं, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि अपवर्तन क्या होता है, क्योंकि हम बेटा इस वक्त बोर्ड बहुत समय कम है, बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए हम आपको पूरी जो सब चैप्टर है उसके बारे में पूरी लेक्चर हम नहीं दे पाएंगे। जो मेन टॉपिक हैं बोर्ड की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं अक्सर, वो अपने मॉडल पेपर पे आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। वो मॉडल पेपर में जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं और वो जो सूत्र निगमन के लिए आते हैं, उनको हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको आसानी हो जाए। और हम कोई भी बेटा लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं कि इतना पढ़ लोगे तो पूरे में आ जाएगा, 90% आ जाएगा, 95% आ जाएगा। एग्जैक्ट बात यह है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना ही नंबर आएगा। अगर ध्यान से आपने पढ़ा है तो इस चीज का मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका नंबर बेहतर आएगा। जो भी आप पढ़ते चले जाएंगे वो सही से अगर पढ़ लिया है आपने, तो वो सही से आप अपनी कॉपी पे उतार सकेंगे बोर्ड पर। अब बात ये आती है, थंबनेल में लोगों ने लिख रखा है कि 95% 5 दिन में पढ़े तो 95% आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। 5 दिन पढ़ने से कोई 95% नहीं आते हैं। ओनली बात यह है कि आपने साल भर में क्या पढ़ा है। अब बात आती है किन किन टॉपिक पर आप फोकस करें ज्यादा, उन टॉपिक को हम लेकर आए हैं और हम आपको लगातार बताते चल रहे हैं कि इन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें, जिससे आपको आसानी हो जाए एग्जाम में। वो एज इट इज कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते भी हैं। इस वजह से आज ये जो अपवर्तन का सूत्र का हम निगमन करेंगे, ये बोर्ड में ज्यादातर वो पूछा गया है कि अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, इसके लिए। और उत्तल पृष्ठ पर, तो अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हम निगमन करेंगे, फिर उत्तल पृष्ठ पर उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निगमित करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लेंस मेकर सूत्र, आगे चल के लेंस पढ़ाएंगे तो लेंस मेकर सूत्र बताएंगे, क्योंकि यही 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग रिपीट होते चले आए हैं यूपी बोर्ड में। तो हम यही चाहेंगे कि ये इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से सीखें। तो देखिए, एक हमारे पास अवतल पृष्ठ है कांच का। अब जानते हैं उसको, अगर हमने कांच के पृष्ठ को हमने वायु में रखा तो वायु आपका विरल माध्यम होता है और कांच आपका सघन माध्यम होता है। मान लें वायु जिस माध्यम में, अगर वायु के माध्यम में रखा है इसको, तो वायु का जो अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो n1 है, और माध्यम 2 जो सघन माध्यम है कांच है, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। अब इसके सामने अगर हम कोई वस्तु रखें, मुख अक्ष पर कोई वस्तु और रखते हैं, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि एक प्रकाश की किरण उस वस्तु से निकलकर जाएगी आपके पृष्ठ पर, और उस पृष्ठ पर पड़ने के बाद उस अपवर्तन के पश्चात वो माध्यम अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब देखते हैं दूसरी जो किरण निकलेगी वो ऑब्जेक्ट से सीधे अभिलंबवत, इस पृष्ठ के अभिलंबवत निकलेगी, तो सीधे निकलती चली जाएगी। आपको पता है जो भी कोई किरण अभिलंबवत जाती है पृष्ठ के, वो सीधे चली जाती है, वो अपना रास्ता, वो अपना मार्ग नहीं बदलती। क्योंकि अपवर्तन के बारे में आप जानते होंगे कि अपवर्तन में 2 चीजें हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके कोण में परिवर्तन हो जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है, ठीक है। तो ये अगर ये वस्तु रखी हुई है आपकी और यहां से एक किरण आपतित हो रही है बिंदु ए पर, तो वो सीधे ना जाके अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाएगी। और
अपवर्तित होकर आर कोण बनाती हुई सीधे निकल जाएगी। इसको हम अभिलंब n मान लें, इसको s मान लें। अब बात आती है कि एक दूसरी किरण जो वस्तु से निकल कर जाएगी वो सीधे निकल जाएगी। अब ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगी कहीं पर, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे हम, दोनों किरणों को, एक इसको यहां से और एक इसको यहां से पीछे खींच लाएंगे, और जब पीछे खींचेंगे तो इस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं मिलेंगी। तो आपको मालूम होना चाहिए, परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, अपवर्तन के पश्चात जब किरणें आपस में मिलती हैं तो वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो हम वापस इनको बैक ड्रा करें तो देखेंगे इस बिंदु पर एक प्रतिबिंब बन जाता है। अब बात करते हैं कि चित्र से क्या क्या चीजें निकल के सामने आती हैं आपकी। तो हम थ्योरी नहीं लिखा रहे हैं, ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत भी नहीं है कि बोर्ड में क्या चीज आपने समझी। अगर क्योंकि आएगा आपका सवाल ये होगा कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए, तो आप पहले तो फिगर बनाएं, फिगर के बाद सारी तरीके से एक कांच का अवतल पृष्ठ लें और एक मुख अक्ष की रेखा खींचें। मुख अक्ष की रेखा पर ध्रुव को बहुत ध्यान रखिए, ध्रुव वो बिंदु होता है जहां से उस पृष्ठ के दो भाग हो जाते हैं। उस ध्रुव से वक्रता केंद्र होते हुए एक रेखा खींचें जिसे मुख अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लीजिए जहां पर एक वस्तु रखी होगी और वो वस्तु O से एक किरण जाएगी अवतल पृष्ठ पर और अपवर्तित होकर सीधे निकल जाएगी। तो अपवर्तित होकर जब निकलेगी तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी और उसके बाद सीधे अपना रास्ता तय कर लेगी। तो यहां से एक किरण गई इस O पर टकराएगी, A पर टकराएगी, जब जैसे ही पड़ेगी तो अभिलंब की ओर झुकती हुई सीधे निकल जाएगी। अब बात आती है दूसरी किरण जो निकलेगी, वो अभिलंबवत होने की वजह से वो सीधे निकल जाएगी। ये किरणें दोनों आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। जब उनको हम पीछे की ओर खींचेंगे तो एक बिंदु पर वो दोनों आकर मिलेंगी, वहीं पर उनका प्रतिबिंब बनेगा। अब बात करते हैं कि कैसे करें निगमन। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं चित्र से क्या क्या आपने सीखा, चित्र से क्या क्या चीजें आपके पास हैं। आपतन कोण क्या है, पहले देखिए आपतन कोण कौन सा है आपके पास, कौन सी किरण जा रही है, ओ ए किरण है, तो आपतन कोण क्या बन जाएगा, ओ ए सी, ओ सॉरी आपतन कोण लिखा ही नहीं मैंने पूरा। आपतन कोण ओ ए सी बराबर आई हो गया। अब लिखेंगे आपतन कोण पता चल गया, तो अपवर्तन कोण कौन सा है। तो अपवर्तन कोण आपका हो सकता है कि एस ए, देखो ये है अपवर्तन कोण, ये वाला, तो ये एस ए एन, ये वाला, तो एस ए एन आपका अपवर्तन कोण हो गया आर, अपवर्तन कोण। अब वस्तु की दूरी क्या है, जहां पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी कहलाती है बेटा ये PO, तो U। अब ये देखिए कि हमने माइनस लिख रखा है, सब में माइनस लगा रखा है, तो ऐसा क्यों। देखिए परावर्तन में जैसा कि आपको पता होगा कि दूरियां जब नापते हैं तो वो दूरियां जो प्रकाश की दिशा में चले, हम क्योंकि दूरियां जो भी नापते हैं वो पृष्ठ से नापते हैं और प्रकाश चलने की विपरीत दिशा में, जो दूरियां प्रकाश चलने की विपरीत दिशा में नापी जाती हैं वो सारी की सारी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। जो दूरियां प्रकाश चलने की दिशा में नापी जाती हैं वो दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। यहां वस्तु रखी है तो वस्तु से प्रकाश की किरण चलकर पृष्ठ पर पड़ेगी, तो इसका मतलब प्रकाश की चलने की दिशा
इस साइड है, और आप दूरियां जितनी भी नाप रहे हैं वो ध्रुव से नापेंगे, पोल से नापेंगे तो विपरीत दिशा में नापेंगे, इसलिए ये दूरियां माइनस में ली जाती हैं। तो पीओ दूरी क्या हो गई? माइनस की। बहुत ध्यान से पढ़ें बच्चों, बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखेंगे, एकदम मक्खन हो जाएगा ये डेरिवेशन। जितना लोगों को कठिन लगता है उतना ही आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी दूरी लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है पी आई। अब यह है पी। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं पीसी बराबर माइनस का आर। ये चीजें आपके सामने आई इस चित्र से। अब जब वस्तु आपतन कोण पता चल गया, अपवर्तन कोण पता चला, वस्तु की दूरी पता चल गई, आपको प्रतिबिंब की दूरी पता चल गई, वक्रता केंद्र पता चल गया। अब हम थोड़ा सा ज्यामिति का यूज करते हुए देखते हैं। अब हम ये देखेंगे ये अल्फा क्या है, ये बीटा क्या है, ये गामा क्या है। ठीक है, तो अब हम सबके बारे में अगर हम निकालना चाहें कि अल्फा कितना होगा, बीटा कितना होगा, गामा कितना होगा, तो ये सब, क्योंकि हम अपवर्तन का सूत्र निकाल रहे हैं कि वस्तु से जब किरण जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो वस्तु में कितना, वस्तु की किरण में, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण में कितना अपवर्तन होता है। देखिए ये अभी तक की आपने जो पढ़ा अपवर्तन वो पृष्ठ, सिंगल प्लेन पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ पर पढ़ा अपवर्तन। ये है गोली पृष्ठ, और गोली पृष्ठ में चीजें थोड़ी सी भिन्न होंगी पहले से। उसमें अपवर्तन जो होता है आपने पढ़ा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की दिशा और चाल दोनों बदल जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और उनके कोणों का अनुपात, ठीक है, एक नियतांक होता है। उनके अपवर्तन कोणों का जो अनुपात है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात, वो एक नियतांक होता है। तो sin i अपॉन sin r बराबर इक्वल टू हम कर देते थे n। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसे नहीं करेंगे सीधे सीधे, तो हम इसको समझने के लिए पहले तो ये चित्र बनाएंगे। चित्र के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन हमने लिख दी है, ये हम लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि एक ज्यामिति यूज करें, त्रिभुज ले पहले। कौन सा ले? अल्फा के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं तो अल्फा के लिए पहले त्रिभुज चुनिए, ओ ए सी त्रिभुज लीजिए, ओ ए सी में। अब ओ ए सी में देखिए जरा कि एक त्रिभुज में अल्फा कौन है, एक है आई और एक है सी पर गामा। अब देखिए बेटा, आप जानते हैं एक त्रिभुज का बाह्य कोण, बहिष्ठ कोण होता है दो अंतःकोणों के योग के बराबर। किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो गामा बराबर हम क्या कर सकते हैं बेटा, गामा बराबर अल्फा प्लस आई। अब क्योंकि ये गामा बहिष्ठ कोण है, ये अल्फा है, ये आई, ये दोनों अंतःकोणों का योग है, और ये बहिष्ठ कोण है। तो यहां से निकालें हम आई, तो निकलेंगे आई बराबर गामा माइनस अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से बीटा को निकालें हम, तो बीटा क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा, आई ए सी में, त्रिभुज आई ए सी में, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कौन से कोण है, एक बीटा है। और अब देखिए ये वाला कोण, देखिए आई नहीं लेंगे, अब आई ए सी में ये कोण लेना है हमको, ये वाला कोण, ये वाला कोण, और ये वाला कोण किसके बराबर है, दोनों अपोजिट एंगल है, दोनों विपरीत एंगल है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक दूसरे के बराबर भी होंगे। तो वो ये आर तो ये भी आर, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल बीटा प्लस आर। यहां से आर निकाल लीजिए, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब बात करते हैं स्नेल के नियम से। यहां से बेटा हम करते हैं स्नेल के नियम से।
स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम आप जानते हैं, क्या कहता है स्नेल का नियम? साइन आई, स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 अपॉन n1, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1। अब जरा देखिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। अब देखिए बेटा, जरा ये चीज देखिए, क्योंकि जो अवतल पृष्ठ है इसका जो वक्रता है, इसका जो व्यास है बहुत कम है। तो जब व्यास बहुत कम है तो एंगल बहुत छोटे बनेंगे। जब एंगल बहुत छोटे बनेंगे, ठीक है, तो हम इनको रेडियन में ना लेके क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर ये छोटे हैं कोण, तो हम साइन को छोड़ दें, क्यों लिखेंगे? चूंकि व्यास बहुत कम है, इसलिए कोण भी बहुत छोटे होंगे, तो जब कोण बहुत छोटे हैं तो हम साइन का मान छोड़ने पर, देखो साइन को छोड़ने पर क्या हो जाएगा? n1 i बराबर n2 r। अब बेटा ये n1 i और n2 r ये आपका यहां तक आ गया, जगह की कमी हो गई, तो इसलिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो बच्चों हम देखें कि n1i और n2r। अब i क्या है, r क्या है, तो देखेंगे n1 i और r का मान समीकरण 1 और 2 से रखें। समीकरण 1 व 2 से i और r का मान रखने पर बिल्कुल तरीके से करेंगे बेटा, समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए n1 वैसे ही रखा, i जो आपने निकाला था तो वो निकाला था गामा माइनस अल्फा इक्वल टू n2 r की जगह पे क्या रखेंगे हम? गामा माइनस बीटा। अब देखिए जरा सा, n1 मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट खोलें, n1 गामा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2 भी गामा माइनस n2 बीटा। अब गामा वाले जो हैं वो एक तरफ लिए जाएं और बीटा वाले एक तरफ ले आए, तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2 गामा माइनस n1 गामा। गामा को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? n2 माइनस n1 गामा। ये आपका है n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं बेटा आगे, जब ये समीकरण निकल आया तो जरा देखिए अल्फा बीटा गामा जो है ये भी तो बहुत छोटे एंगल हैं, क्योंकि व्यास बहुत छोटा है, अल्फा बीटा भी बहुत छोटे होंगे, तो इनका मान हम tan के फॉर्मूले में रखेंगे। किसके फॉर्मूले में रखेंगे? अल्फा बराबर tan। अच्छा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं,
छोटे हैं, अतः इन्हें tan के फॉर्म में रखने पर, tan के फॉर्म में रखने पर, tan का फॉर्म में रखने की वजह क्या होती है, लंबटे आधार के फॉर्म में रख देंगे। तो रखिए अल्फा बराबर tan अल्फा। अब जब tan अल्फा हो गया तो tan का फार्मूला क्या होता है, लंबटे आधार। लंब क्या है आपका am, लंब क्या है आपका am, और आधार क्या है आपका PO। अब देखिए आपने लंब डाला है am, ये ध्रुव के बहुत पास में है। अगर वक्रता बहुत कम हो तो ये सीधे तरीके से दिखेंगे एकदम, तो m किसके ऊपर पहुंच जाएगा, P पर पहुंच जाएगा। अगर ये थोड़ा सा कर्व और सीधा हमने बनाया है इसलिए कर्वदार, अगर हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत सीधा होता, कर्वनेस जो होती है, जो वक्रता होती है बहुत कम होती है, तो जब कम होगी तो ये सीधा दिखाई देगा, तो m जो अभिलंब है वो P पर पहुंच जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये जो हमने लिखा है OM हाँ AM जो लिखा हुआ है और जो PO लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं AP। क्या लिख सकते हैं, MO की जगह पे लिख सकते हैं, हाँ MO को माना लिख दिया है, MO के बारे में बताना था, सॉरी MO को लिखना चाहिए था हमको, लंब बटे आधार। लंब तो ये हो गया AM और आधार क्या हो गया आपका OM। अब या MO, तो चूंकि M इस बहुत नजदीक है P के, तो हम लिखते हैं दूरी, मान लेते हैं कि PO के बराबर, क्योंकि लंब बहुत नजदीक होता है, AM अपान PO। अब AM कितना है, इसकी दूरी हम मान लें, ये आपकी दूरी कितनी है, h, ये ऊंचाई h है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, h अपॉन PO की दूरी कितनी है, माइनस का u। अब देखिए बीटा इक्वल टू होता है tan बीटा, तो इसमें भी वही लंब तो वही है, बीटा देखिए, तो ये त्रिभुज लीजिए, तो लंब बटे आधार, लंब क्या है AM और इसमें क्या है MI, और जब बाद में क्या करते हैं PI, तो tan बीटा बराबर AM अपान MI, और इसी को AM अपान PI कर सकते हैं, बराबर H अपान माइनस का P। अब गामा बराबर क्या हो जाएगा, ये गामा, तो लंब बटे आधार, तो लंब tan गामा इक्वल टू लंब कितना है आपका AM और CM, या हम ऐसे कर सकते हैं AM अपान CP बराबर H अपान माइनस का R। ये आपका आ गया अल्फा बीटा गामा। अब इनके मान सब समीकरण 3 में रख देंगे जाके, जगह नहीं है, देखिए इधर, देखिए बेटा बहुत अच्छे से। अब इसको पूरे को रब कर दे रहे हैं, ये तो सब समझ में आ ही गया है आपको, बस कैलकुलेशन बची है। तो पूरा एक साथ कर देते हैं। हाँ, अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखिए भैया, N2 बीटा का मान कितना है, H अपान माइनस B, H अपान माइनस B, माइनस N1 अल्फा का मान H अपान माइनस H अपान माइनस का इक्वल टू N2 माइनस N1, N2
N2 माइनस N1 गामा का मान H अपान माइनस का R, ये लिख दिया। अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, अब H कॉमन ले लीजिए, सब में H है तो H कॉमन ले लें, H कॉमन ले लिया, बचा आपका यहां पे N2 अपान माइनस का V, माइनस माइनस प्लस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 H अपान माइनस का R, या माइनस का R को हम आगे लिख लेते हैं, ठीक, H से H कैंसिल। अब देखिए बेटा, इससे हम माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू माइनस N2 माइनस N1 अपॉन R, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका निगमन जो हो गया बेटा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये आपका ड्राइव हो गया, निगमित हो गया सूत्र। अब बात करते हैं, अगर हम पूरे समीकरण में N1 का भाग देते हैं तो देखिए क्या बनता है। पूरे समीकरण में N1 का भाग देने पर, पूरे समीकरण में या एक का N1 का भाग ना दो तो 1 अपान N1 का गुणा कर दो, एक ही बात है। गुणा करने पर देखिए N2 अपान N1 अपान V, ऐसा ना लिखिए, थोड़ा सा आप लिख करके लिखेंगे, N2 अपान N1 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 अपान N1 माइनस N1 अपान N1 अपान R। N2 अपान N1 को क्या कहते हैं हम? N अपवर्तनांक है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाते हैं। तो ये एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक V, ये कट गया तो क्या बचा 1 अपान U इक्वल टू, ये बना N, ये हुआ 1 अपान R। इस तरीके से आपका ये सूत्र गोली अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र निगमित हो गया। बच्चों, अगर ये आपको पूरा टॉपिक समझ में आया है तो इसको और अच्छे से रिवाइज करें, पेपर के लिहाज से ये बहुत जरूरी भी है और ये हमेशा ज़्यादातर आता रहता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एग्जाम के लिए इस प्रिपरेशन को और अच्छा करें। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।